आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक बिल्कुल नया टॉपिक जिसका नाम है अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक में बात करने वाले हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, इस टॉपिक को यदि ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ क्लोजर लुक, यानी कि हम लोग नज़र डालने वाले हैं किसके ऊपर? मोहम्मद तुगलक के ऊपर और अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर नज़र इस रूप में डालने वाले हैं कि आखिर मोहम्मद तुगलक हो गए या फिर हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो गया, इन दोनों ने किस प्रकार से अपने शासन काल में, यानी कि जब ये दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, तो उस समय पे इन लोगों ने किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाया, यानी कि किस प्रकार से इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर अपना पावर बढ़ाया, अपने लोगों को इस्टेब्लिश किया, अपने कामों को करा, है ना। यानी कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ कंसोलिडेशन, यानी कि किस प्रकार से ये लोग अपने पावर को बढ़ाते चले गए, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यदि गौर से देखा जाए ना, तो यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड है। पहला है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है आपका कंसोलिडेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। प्रशासन मतलब कि ये लोग किस प्रकार से अपने सिस्टम को चलाते थे। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? प्रशासन, यानी कि किस प्रकार से ये लोग अपने सिस्टम को चलाते थे। और कंसोलिडेशन का मतलब हो गया कि किस प्रकार से ये लोग अलग अलग जगहों पर और ज़्यादा रूल करते चले गए, है ना, अपने पावर को मजबूत करते चले गए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर का मुद्दा ये है, मकसद ये है कि हम लोग दिल्ली के दो ऐसे सुल्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि अपने समय में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ठीक ना। तो पहला आपका हो गया अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा हो गया मोहम्मद तुगलक। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके इन दोनों को पढ़ने के बाद हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन भी करेंगे। चले, तो आई होप आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे और हर एक चीज़ों को बारीकी से समझते हुए भी चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक में। सबसे पहला यहाँ पे कहा गया है कि द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स और भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं या फिर एंड भी ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखिए दिल्ली इतना बड़ा उस समय पे बन चुका था, यानी कि दिल्ली पे अलग अलग सुल्तान ने राज किया, कंट्रोल किया, अपना सिस्टम उन्होंने चलाया, कि जब तक हमारा मोहम्मद तुगलक आया और अलाउद्दीन खिलजी आया, उस समय तक हमारा दिल्ली जो है बहुत बड़ा हो चुका था। यानी कि दिल्ली अपने पावर को बहुत दूर तक फैला चुका था, अपने आप को बहुत ज़्यादा वो डेवलप कर चुका था। तो बेसिकली दिल्ली इतना बड़ा हो चुका था कि उसको संभालने के लिए, दिल्ली को अच्छी तरीके से संभालने के लिए, दिल्ली में अच्छी तरीके से काम हो पाए, इसके लिए बिल्कुल रिलायबल गवर्नर चाहिए था और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था। यानी कि वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर सके, उसको अच्छी तरीके से देखभाल कर सके, वहाँ पे किसी प्रकार का गड़बड़ी उत्पन्न ना हो, या और दूसरी बात कि वहाँ का सिस्टम बहुत ही अच्छी तरीके से चले। तो दिल्ली इतना बड़ा बन चुका था कि उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात था, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था कि उसको संभाला नहीं जा सकता है। बेसिकली संभालने के लिए उनको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अपने अच्छे अच्छे लोगों को लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ वहाँ के तौर तरीके को, वहाँ के सिस्टम को बदलना पड़ेगा, तभी जाकर दिल्ली जो इतना बड़ा बन चुका था उसको संभाला जा सकता था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बैंडगन, ये कौन था भाई, इसके बारे में जानते हैं। स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बैंडगन इन पर्सियन। देखिए उस समय के जो हमारे दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, बेसिकली हमारा खिलजी हो गया और तुगलक हो गया, पूरा नाम यदि हम लोग कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, लेकिन हम लोग शॉर्ट में इसको अब क्या कहने वाले हैं? खिलजी और तुगलक कहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो मोहम्मद तुगलक हो गए या फिर हमारे खिलजी हो गए, ये सारे लोग क्या करते थे? ये सब लोग अपने मिलिट्री सर्विस के लिए, यानी कि अपने आर्मी को बढ़ाने के लिए ये लोग लोगों को खरीद लेते थे, यानी कि जो गुलाम हुआ करते थे उन लोगों को ये लोग खरीद लेते थे। मतलब कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोगों का खरीद बिक्री चला जा रहा है, सोचिए, है ना। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि मोहम्मद तुगलक हो गए या फिर हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो गया, है ना, ये सभी लोग अपने सैनिक को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को खरीदते थे जो कि गुलाम थे, यानी कि जो कि किसी के अंडर में काम करते थे। ये लोग
पैसे देकर आदमी को ही खरीद लेते थे और आदमी को खरीद लेने के बाद अपने मिलिट्री में यानी कि आर्मी में अपना उसको सर्विस दे देता था कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, तुम हमारे लिए भाला ये सब जो भी है उसको चलाओ, हम कहीं भी युद्ध करेंगे तो तुम युद्ध लड़ने के लिए मेरे साथ चलना। तो उसी को कहा गया है क्या, बैंडगन। यानी कि ऐसे लोग जो कि गुलाम थे और उनको अपने मिलिट्री के लिए यानी कि अपने फौज के लिए खरीद लिया गया, ऐसे लोगों को हम लोग कहते थे बैंडगन, ठीक है ना। लेकिन बैंडगन हम लोग किस में कहते हैं भाई, पर्शियन लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे वेयर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम। अब देखिए ये जो बैंडगन लोग थे जिनको कि गुलाम के तौर पे खरीदा गया था और इनको मिलिट्री में शामिल कर दिया गया था, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता था। ट्रेनिंग दिया जाता था कि तुमको यदि लड़ाई में जाना पड़े तो तुम तलवार भाला इस प्रकार से यानी कि इन सब चीज़ों को आप कैसे चलाएंगे, है ना। इनको ट्रेंड किया जाता था और ट्रेंड करने के बाद जो है इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिस में इनको जगह दिया जाता था कि तुम यहाँ के जगह को संभालो, यहाँ पे जो काम काज हो रहा है उसको देखो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो इनको खरीदा जाता था, खरीदे जाने के बाद इसको मिलिट्री में डाल दिया जाता था। मिलिट्री में डाल देने के बाद इनको जो है पूरी तरीके से ट्रेनिंग मिलता था और ट्रेनिंग मिलने के बाद ये लोगों को ऑफिस संभालने के लिए कह देता था, यानी कि देखो भाई उधर हमारा एक ऑफिस है, जाके उसको संभालो, देखो वहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इस प्रकार का वहाँ पे चलता था, ठीक है। आगे, सिंस दे वे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। अब देखिए इन सारे लोगों को यानी कि बैंडगन लोगों को किसने खरीदा था, खरीदा था सुल्तान ने, यानी कि राजा ने खरीदा था। तो बेसिकली ये जो लोग थे जो मिलिट्री में काम कर रहे थे, स्लेव्स लोग, ये बिल्कुल डिपेंड थे यानी कि पूरी तरीके से निर्भर थे किसके ऊपर, अपने मास्टर के ऊपर। किसके ऊपर, मास्टर के ऊपर, यानी कि अपने सुल्तान के ऊपर, यानी कि अपने राजा के ऊपर पूरे तरीके से निर्भर थे। क्यों, क्योंकि इनको अपने राजा ने ही खरीदा है। तो बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये सारे लोग जो कि गुलाम थे जिनको कि ट्रेनिंग देकर ऑफिसों में बैठा दिया गया कि भाई तुम काम काज संभालो, ये सारे लोग किसके ऊपर डिपेंड थे, ये सारे लोग डिपेंड थे अपने राजा पे डिपेंड थे, यानी कि अपने मास्टर पे, यानी कि अपने सुल्तान पे डिपेंड थे। बात समझ में आ रही है। तो सुल्तान इन सभी लोगों पर आंख बंद करके क्या कर सकता था, ट्रस्ट कर सकता था और इसके ऊपर निर्भर हो सकता था, क्योंकि सुल्तान को लगता था कि ये सारे लोग क्या हैं, गुलाम हैं, इनको हमने खरीदा है, तो हम लोग इनको जो काम देंगे वो लोग क्या करेगा, बखूबी इसको निभाएगा, और वो लोग निभाता भी था, ठीक है। तो सुल्तान उन सभी लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा विश्वास करता था, ठीक है। आगे, द खिलजिस एंड तुगलक्स continued to use bandgan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि खिलजी और तुगलक ये दोनों मिलकर बैंडगन का इस्तेमाल तो करते ही थे, यानी कि ऐसे जो कि हमारे स्लेव थे जिनको कि आर्मी में भर्ती देकर उनको ट्रेनिंग दिया जाता था, इन सभी लोगों का ये लोग इस्तेमाल तो करते ही थे। इसके साथ ही साथ and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position। इसके साथ ही साथ ये सभी लोग ऐसे लोगों को भी पोजीशन देते थे, यानी कि ऐसे लोगों को भी अपने यहाँ पे रखते थे जो कि इनका क्लाइंट होता था, मतलब कि जो कि इनका अपना खास निजी आदमी होता था। बात समझ में आ रही है। यानी कि थोड़ा बहुत जो अच्छे स्वभाव का हो, जिनका कि चाल व्यवहार अच्छा हो, जिनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ऐसे लोगों को भी तुगलक और खलजी दोनों मौका देता था कि भाई तुम हमारे लिए, तुम अच्छा आदमी हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा हमको, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा लगा, तो तुम हमारे लिए क्या करो, काम करो। तो उन सभी को बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन मिलता था, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे तुगलक हो गए या फिर खिलजी हो गए, ये सारे लोग बैंडगन का इस्तेमाल तो करते ही थे, साथ ही साथ ये लोग अपने क्लाइंट का भी इस्तेमाल करते थे। क्लाइंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि किसी के अंडर में काम करते हैं, और ये किसके अंडर में काम करेंगे, वही तुगलक और खिलजी के अंडर में काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्लाइंट का भी अच्छा खासा रोल है। जिस प्रकार से बैंडगन का इस्तेमाल करते थे ना ये लोग, उसी प्रकार से लोग क्लाइंट का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन क्लाइंट को बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन मिलता था संभालने के लिए, लेकिन बैंडगन को उतना बड़ा बड़ा पोजीशन संभालने को नहीं मिलता था, ठीक है। आगे, दे वेर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स। सोचो यहाँ तक कि क्लाइंट को, जो कि सुल्तान का यानी कि तुगलक का या फिर खिलजी का जो अपना आदमी होता था, थोड़ा बहुत खास, उसका दिल के करीब जो होता था, जिसके ऊपर वो लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकता था, उन सभी को वो लोग जनरल भी बनाता था और गवर्नर भी बनाता था। यानी कि ये जनरल्स हो गए या फिर गवर्नर्स हो गए, थोड़ा सा ऊंचा वाला पोस्ट होता है, यानी कि उसको अच्छा खासा नौकरी देता था, ठीक है ना। आगे, स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वेयर लॉयल टू देयर मास्टर्स। इस वजह से
जो हमारे स्लेव्स थे या फिर जो हमारे क्लाइंट्स थे, स्लेव्स कौन, वही लोग जो कि मिलिट्री में भर्ती किया गया है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है और उनको कोई ना कोई ऑफिस संभालने के लिए दे दिया गया है, वो लोग। और क्लाइंट, ये सभी लोग जो है अपने मास्टर के प्रति यानी कि अपने राजा के प्रति यानी कि अपने सुल्तान के प्रति बहुत ही लॉयल रहता था, यानी कि बहुत ही ईमानदार रहता था, किसी प्रकार से ये लोग गद्दारी नहीं करता था अपने मास्टर के लिए। ठीक है, आगे। न्यू सुल्तान्स had their own servants. The Khilji and Tughlaq monarchs appointed military commander as governor of territories of varying sizes. देखिए, लेकिन अब यहाँ पे होता क्या था, जो नया सुल्तान बनता था ना, यानी कि जो नया राजा बनता था, उसका अपना नौकर होता था। पहले वाले नौकर को वो लोग इस्तेमाल नहीं करता था। मतलब ये हो गया कि पहले के राजा के पास जो भी उसका सर्वेंट, जो भी उसके काम काज को संभालने वाला है, यदि वो मर गया किसी कारणवश से, तो उसके नौकर को यानी कि उसके सर्वेंट को ये लोग इस्तेमाल नहीं करता था। जो नया सुल्तान होता था उनका अपना खुद अपना खास नौकर होता था उसका, है ना, क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल होता था उस समय पे, तो इसीलिए ये लोग अपना अपना यानी कि नए नए सुल्तान जो थे अपना नया नया नौकर रखता था। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे खिलजी और जो तुगलक थे, ये लोग क्या करने लगे, ये अपॉइंट करने लगे। किसको अपॉइंट करने लगे, मिलिट्री कमांडर को अपॉइंट करने लगे। किसके लिए भाई, गवर्नर। देखिए यहाँ पे द खिलजी एंड तुगलक मोनार्चेस अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइजेस, यानी कि जो हमारे मिलिट्री के कमांडर हुआ करते थे, मिलिट्री का जो कमांडर मतलब कि जो मिलिट्री को कमांड करेगा, उसको बताएगा ये करो वो करो, उनको जो है अब गवर्नर बना दिया जा रहा था अलग अलग जगहों का। यानी कि वहाँ पे जाओ भाई, हम तुम मिलिट्री कमांडर हो, हम तुमको क्या बना दिए, गवर्नर बना दिए, और जाकर वहाँ के पूरे कामकाज को तुम संभालो। इस प्रकार से वहाँ पे ये सब चीज़ चलता था। तो तुगलक हो गया, खिलजी हो गया, ये सभी लोग क्या करते थे, अपने मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स को गवर्नर बना देते थे और जाकर कहते थे कि देखो भाई उधर हमारा एरिया है, तो जाकर उसको संभालो तुम, है ना, वहाँ पे जो भी होगा उसका देखभाल तुम करो जाकर। तो ये सब चीज़ भी उस समय पे चलता था। उसके बाद दीज लैंड्स वेयर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है दीज लैंड्स वेयर कॉल्ड इक्ता। अब ये कौन सा लैंड का बात कर रहा है, ये उसी लैंड का बात कर रहा है जहाँ पर कि मिलिट्री कमांडर को गवर्नर जनरल बनाकर भेजा जाता था। ठीक है ना, तो उस जगह को क्या कहा गया है, उस जगह को कहा गया है इक्ता। एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तादार और मुक्ति, मतलब कि उस जमीन को यानी कि उस जगह को हम लोग कहेंगे इक्ता, और उस जमीन पर यानी कि उस इक्ता पर जिसका हक होगा, जो होल्डर होगा, जो उसके ऊपर कमांड करेगा, जो उसका देखभाल करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्तादार कहेंगे, या फिर आप मुक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस लैंड पे किसका कंट्रोल होता था भाई, गवर्नर का कंट्रोल होता था। तो इसी गवर्नर को क्या कहा दिया गया, इक्तादार और मुक्ति कहा दिया गया। क्यों कहा गया, क्योंकि इन्हीं का कंट्रोल होता था किस पे, इक्ता पे। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज, मुक्तिज मतलब कौन, वही लोग जिसका के कंट्रोल होगा उस जमीन उस जगह पर, और उस जगह पर कंट्रोल किसका, वही जनरल का, गवर्नर का, सॉरी जनरल नहीं गवर्नर का। ठीक है, तो द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। तो जो हमारे आप इक्तदार कह लीजिए या फिर आप मुक्ति कह लीजिए या फिर आप चाहें तो गवर्नर भी कह सकते हैं, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे मतलब ये हो गया कि जो खिलजी थे, हमारे जो तुगलक थे, ये लोग जो है ना अपने मिलिट्री के कमांडर को गवर्नर बना के भेजते थे अलग अलग जगहों पर। उस अलग अलग जगहों को क्या कहा गया है, इक्ता कहा गया है। और उस इक्ता को जो कंट्रोल करेगा, बेसिकली कौन कंट्रोल करेगा भाई, किसको भेजा गया है, गवर्नर को भेजा गया है, तो गवर्नर करेगा उस पर कंट्रोल, है ना। तो गवर्नर को यहाँ पे क्या कहा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है इक्तादार या फिर मुक्ति कह सकते हैं आप। तो आप इक्तदार बोलिए या फिर मुक्ति बोलिए, इन सभी का काम क्या होता था, इन सभी का काम होता था कि मिलिट्री कैंपेन करना, यानी कि अलग अलग जगहों पर मिलिट्री कैंपेन करते रहो, अलग अलग जगहों पर क्या करते रहो, कब्जा करते रहो, और जहाँ जहाँ पे तुम कब्जा करोगे वहाँ पे क्या करते रहो, मेंटेन करते रहो लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि कब्जा करो और वहाँ पे अपना शासन लगा दो, जो हम चाहेंगे वही होगा, इस प्रकार का। बात समझ में आ रही है। तो मुक्ति का आप कह लीजिए या फिर इक्तदार का काम ये होता था कि अलग अलग जगहों पर कंट्रोल करना है, कब्जा करना है, और कब्जा करने के बाद वहाँ पे अपना नियम लगा देना है, अपना नियम कानून लगाइए, अपना शासन चलाइए, ये उनका काम होता था। उसके बाद इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। बदले में मुक्ति लोगों को क्या मिलता था, यानी कि जो गवर्नर थे हमारे, उन सभी को बदले में क्या मिलता था, उन सभी को बदले में रेवेन्यू मिलता था, यानी कि सैलरी मिलता था। बात समझ में आ रही है, उन सभी को सैलरी मिलता था हमारे सुल्तान के द्वारा। आगे, दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज। इसके साथ ही साथ सुल्तान लोग कहता था कि भाई देखो
मुफ्ती लोगों को कहता था कि देखो तुमको हम वहाँ का कंट्रोल दे दिए हैं, तुम जाओ वहाँ पे कंट्रोल करो, है ना, और वहाँ के लोगों से तुम क्या कलेक्ट करो, वहाँ के लोगों से तुम कलेक्ट करो रेवेन्यू, यानी कि पैसा कलेक्ट करो, और पैसा कलेक्ट करो और उसी पैसे से तुम अपना सैलरी रख लेना, और उसी पैसे से तुम्हारे अंडर में जो सोल्जर्स होंगे, तुम्हारे अंडर में जो सिपाही काम करेंगे, उन सभी को भी तुम क्या कर देना, अपना रेवेन्यू दे देना, यानी कि सैलरी देते रहना। बात समझ में आ रही है? यानी कि हेड कौन है भाई? हेड है हमारा वही मुफ्ती कह लीजिए, आप इक़्तिदार कह लीजिए, दोनों बात सेम है, या फिर आप चाहें तो गवर्नर भी कह सकते हैं। तो हेड है हमारा गवर्नर, वो वहाँ के पैसे को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, अपना खुद रख लेगा सैलरी के रूप में, और जो पैसा बचेगा वो अपने सोल्जर को दे देगा, जो कि और बाकी छोटे मोटे सिपाही हैं उनको भी दे देगा। ठीक है, आगे। अकाउंटेंट्स वेर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज। इसके साथ ही साथ हमारे जो सुल्तान थे ना, उन लोगों ने अकाउंटेंट भी वहाँ पे बैठा रखा था। जिस जगह पर हमारे मुफ्ती लोगों का कंट्रोल होता था, जहाँ पर उनको भेजा गया था मुफ्ती लोगों को हमारे सुल्तान के द्वारा, वहाँ पर हमारे अकाउंटेंट भी रहते थे। और अकाउंटेंट को भेजता कौन था? हमारा सुल्तान भेजता था। अकाउंटेंट यानी कि एक आदमी होता था, और अकाउंटेंट करता क्या था? अकाउंटेंट ये करता था कि यहाँ पे जो हमारा मुफ्ती लोग पैसा को कलेक्ट कर रहा है अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से, क्या उस पैसे का ये लोग गलत इस्तेमाल तो नहीं ना कर रहा है ना। यानी कि सुल्तान ने कह दिया था अकाउंटेंट को कि भाई देखो हम तुमको वहाँ पे भेज रहे हैं, तो तुम्हारा केवल काम ये होगा कि तुम देखते रहना कि हमारा जो मुफ्ती लोग है, यानी कि जो हमारा गवर्नर है, वो लोग पैसे का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है ना। ठीक है ना, चलिए, या फिर किसी प्रकार से किसी को कम या फिर किसी को बेसी पैसा तो नहीं दे रहा है, तो ये तुम काम है तुम्हारा, इसको तुम देखते रहना। ठीक है ना, तो अकाउंटेंट का काम यही था, वो लोग चेक करते रहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर केयर वॉज टेकन दैट द मुफ्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। अब देखिए यहाँ पे होता क्या था। अब यहाँ पे होता था कि मुफ्ती को कहा गया था कि भाई तुम जो पैसा कलेक्ट करोगे उस पैसे से, लेकिन हाँ ये भी कहा गया था कि तुम उतना ही लोगों से पैसे लोगे टैक्स के रूप में जितना कि तुमको सुल्तान के द्वारा कहा गया है। बात समझ में आ रही है? यानी कि गवर्नर या फिर आप मुफ्ती कह लीजिए या फिर आप इक़्तिदार कह लीजिए, वो सभी लोग उतना ही पैसा लोगों से कलेक्ट करेगा जितना कि हमारे सुल्तान ने कलेक्ट करने के लिए कहा है ना, और उतना ही वो अपने पास पैसा रखेगा जितना कि हमारे सोल्जर्स को ज़रूरत है। ज़्यादा पैसा तुमको रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारा सुल्तान कहता था। किसको? हमारे इक़्तिदार को, या फिर आप मुफ्ती को कह लीजिए या फिर आप गवर्नर कह लीजिए, उनको कहता था। आगे, एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्राउट the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samantha aristocrats and rich landlords to accept their authority। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है। बात यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि देखिए, एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्राउट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल। अब देखिए, जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तान हिंटरलैंड पे कब्जा करते थे, यानी कि हिंटरलैंड का मतलब हमने आपको बताया था कि वैसा जगह जो कि पोर्ट के बगल में हो और शहर के भी बगल में हो। तो जैसे जैसे वो लोग ऐसे ऐसे जगह पर कब्जा करते थे, यानी कि हिंटरलैंड पर जब वो लोग कब्जा करते थे, तो वहाँ पे आसपास में रहने वाले जो लैंडेड चिफ्टियंस थे, यानी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा जगह ज़मीन है, उनको, और समानता एरिस्टोक्रेट्स को। समानता एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है कि मतलब ऐसे लोग जो कि बहुत ही अमीर थे, रईस थे, उन लोगों को, और साथ ही साथ रिच लैंडलॉर्ड्स को, यानी कि जिनके पास ऐसे ज़मींदार जो कि बहुत अमीर है, उन सभी को ये लोग कहते थे कि भाई देखो यहाँ पे कंट्रोल हमारा हो चुका है, तो हम जो कहेंगे तुमको वो मानना पड़ेगा, यानी कि एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, यानी कि हमारे नियम कानून को, हमारे पावर को तुमको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोग कहते थे, किसको कहते थे? जहाँ पर वो लोग कंट्रोल करते थे ना हमारे दिल्ली के सुल्तान, वहाँ के जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग हुआ करते थे, उनको कहते थे अब यहाँ पे कंट्रोल हमारा हो चुका है, तो हम जो कहेंगे वो तुमको सुनना पड़ेगा। ठीक है, आगे। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अब देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी, जहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कंट्रोल जमा पाया, जहाँ तक वो कंट्रोल कर पाए, वहाँ तक उन्होंने कलेक्शन किया, किसका? रेवेन्यू का, वो भी अपने कंट्रोल में। यानी कि वो चाहता था कि हम पैसे का देखभाल अपने से करेंगे, बस हमको अपने आप पे भरोसा है, हम किसी दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, मतलब कि हमको दूसरे पे भरोसा नहीं है, हम अपना रेवेन्यू हम खुद कलेक्ट करेंगे। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्राउट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ
लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, यानी कि पूरा का पूरा जो देखभाल करने का काम था वो अलाउद्दीन खिलजी का ही था। वो देखभाल कर रहा था, बाकी उसका जो आदमी लोग था वो पैसे का कलेक्शन कर रहा था, यानी कि नज़र रखने का काम अलाउद्दीन का खिलजी का था। ठीक है, आगे द राइट्स of the local chieftains of levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। अब देखिए पहले क्या था, पहले यह था ना कि जो छोटे मोटे चिफ्टेंट्स लोग हुआ करते थे, यानी कि जो छोटे मोटे हमारे उस समय पे छोटे मोटे किसान लोग हुआ करते थे, आप कह सकते हैं छोटे मोटे ज़मींदार लोग हुआ करते थे, उन सभी को ना पहले जो है टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन जब इन लोगों ने कब्जा किया तो उनको कहा गया कि देखो कब्जा तो हमने कर लिए हैं, तो अब जो हम कहेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको भी अब क्या करना पड़ा, टैक्स देना पड़ रहा था। बात समझ में आ रही है, यानी कि इन लोगों को भी अब टैक्स देना पड़ रहा था हमारे दिल्ली के सुल्तान को। आगे द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। तो जो सुल्तान के आदमी लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे, वो लोग हर एक जगह के ज़मीन को वो लोग नापते थे और उसका ख्याल भी रखते थे कि कहाँ पर कितना ज़मीन है, किसके पास है, उससे कितना टैक्स लेना है, ये सारा कुछ वो लोग अपना ख्याल रखते थे, यानी कि किताब में लिख लेते थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यानी कि किससे कितना टैक्स लेना है, किससे नहीं लेना है, ये सारा कुछ वो लोग अपना रिकॉर्ड करके रखता था। उसके बाद सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर। अब देखिए बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जो हमारे पुराने लोग थे, यानी कि पुराने ऐसे छोटे मोटे बड़े लोग जो कि उस समय पे हुआ करते होंगे, हमारे पुराने चिफ्टेंस लोग हो गए। बेसिकली चिफ्टेंस का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो कि थोड़ा बहुत ना धन संपत्ति में आगे हो, थोड़ा बहुत वो खेतीबाड़ी भी करता हो, इस प्रकार का। और लैंडलॉर्ड्स का मतलब आपको मालूम है ज़मींदार लोग। तो ये लोग जो है ना कभी कभी सुल्तान के लिए रेवेन्यू कलेक्टर का भी काम करते थे, यानी कि पैसे वसूलने का भी ये लोग काम कर देते थे। पैसे वसूल करके लाते थे और जाके सुल्तान को दे देते थे कि राजा साहब लीजिए, हमने इतना पैसा लाया है, ये सारा पैसा आपका है, आप रख लीजिए, है ना। तो ये सब वो लोग भी काम, यानी कि ये सब भी ये लोग काम किया करते थे सुल्तान के लिए। ठीक है, आगे देयर वेयर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस समय पे 3 प्रकार का टैक्स था, याद रखिएगा, लोगों को देना पड़ता था टैक्स के रूप में, यानी कि पैसे लोगों को देने पड़ते थे। पहला कौन था, ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खरज अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। पहला क्या था, पहला टैक्स था हमारा ऑन कल्टीवेशन, यानी कि पहला हमारा टैक्स था खेती के ऊपर। जो आप खेती करेंगे उसके ऊपर आपको क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। जो खेती के ऊपर जो टैक्स लगता था उसका नाम क्या था, उसका नाम था खरज। क्या नाम था, खरज। और खरज के तहत होता क्या था भाई, खरज के तहत आपने जो भी अपने खेत में उगाया उसका 50% अनाज जो है वो आपको सुल्तान को देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी पे जो टैक्स लगता था उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया है खरज। और खरज करता क्या था, बेसिकली खरज के अकॉर्डिंग हर एक किसानों को अपने अनाज का 50% अनाज किसको देना पड़ता था, अपने सुल्तान को देना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा टैक्स क्या था, किस पे ऊपर था, दूसरा टैक्स था हमारा कैटल के ऊपर, यानी कि हमारे जानवरों के ऊपर था। और तीसरा टैक्स था हमारा घर के ऊपर, यानी कि हमारे हाउस के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। यानी कि आप खेती करेंगे उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप जानवरों को पालेंगे उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप घर बनाएंगे उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा हमारे सुल्तान को। तो ये सब चीज़ उस समय पे चल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कंटिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सुल्तान ने इंडिया के हर एक जगहों पर कंट्रोल किया था, नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगहों पर उन्होंने कंट्रोल किया था, उनका कब्जा था, लेकिन टोटल जगहों पर उनका कब्जा नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे जगह भी थे जो कि उन्होंने खाली छोड़ दिया था। उसके बाद इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। जैसे यानी कि जैसे जैसे उनका दिल्ली पे कंट्रोल ज़्यादा बढ़ता चला गया, बंगाल का कंट्रोल उनका छूटता चला गया, क्योंकि दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात था, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है बंगाल से, है ना। तो दिल्ली में रह के बंगाल को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल वाला बात था, इसीलिए बंगाल का कंट्रोल जो है उनके हाथ से धीरे धीरे जाने लगा था। उसके बाद इन दी गंगेटिक प्लेन देयर वेयर फॉरेस्टेड एरिया दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट। अब देखिए गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा के बगल में जो हमारा छोटा मोटा जगह है, वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या है ना, फॉरेस्ट वाला एरिया है। ऑब्वियसली बात है, गंगा है, बगल में नदी है, तो आजू बाजू में क्या होगा, जंगल वाला एरिया होगा। तो वहाँ पर भी दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके आर्मी ने वहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया। वही लिखा हुआ है कुड नॉट पेनिट्रेट, यानी कि वहाँ पे उनका कब्जा नहीं हो पाया। तो बहुत जगहों पर दिल्ली के सुल्तान ने कब्जा कर पाया, उनका वहाँ पे कब्जा हो भी पाया, लेकिन बहुत जगह पर उन लोगों ने कब्जा नहीं कर पाया। जहाँ पर मुश्किल था वहाँ पर उन लोगों ने कब्जा नहीं कर पाया, उसको वैसे ही खाली छोड़ दिया।
उसके बाद लोकल चिफ्टेंस इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, तो जो छोटे मोटे हमारे लोग थे जो कि थोड़ा बहुत अमीर हुआ करते थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, वहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। यानी कि जहाँ पर हमारे दिल्ली के सुल्तान नहीं पहुँच पाए कंट्रोल करने के लिए, वहाँ के छोटे मोटे लोगों ने वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये समझ गए हैं कि दिल्ली के सुल्तान ने जहाँ जहाँ कंट्रोल नहीं कर पाया, उनके पहुँच से बाहर था, तो वहाँ पे जो है हमारा जो छोटा मोटा लोकल चिफ्टेंस था, यानी कि जो हमारे छोटे मोटे अमीर लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने वहाँ पे रूल किया। ठीक है, आगे समटाइम्स अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दिस एरियाज बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि ये लोग पहली बात तो जहाँ नहीं पहुँच पाते थे वहाँ ये लोग कंट्रोल करते ही नहीं थे, लेकिन बहुत बार ये लोग वहाँ भी पहुँच गए जहाँ पे कि छोटे मोटे हमारे चिफ्टियंस लोग, यानी कि छोटे मोटे हमारे अमीर लोग रूल करते थे, वहाँ भी ये लोग पहुँच गए। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद ना ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग वहीं पे अपना कंट्रोल जमा लिए, नहीं, वहाँ से फिर वो लोग तुरंत भाग भी गए, यानी कि वहाँ से वो लोग बाहर भी निकल गए क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ फ़ायदा नहीं देखने को मिल रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। यानी कि जब मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पे रूल कर रहा था, तो उस समय पे हमको ये देखने को मिला कि मंगोल के लोगों ने दिल्ली पे अटैक किया था। और हमने कहा था कि मंगोल के लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। तो चाइना के लोगों ने अफगानिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से वो लोग आते थे और दिल्ली पे अटैक करते थे। यानी कि जब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का रूल था, कंट्रोल था कहाँ पर, दिल्ली के ऊपर, तो मंगोल का अटैक हमको देखने को मिला था दिल्ली के ऊपर। ठीक है, आगे दिस फोर्स्ड the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi which posed a huge administrative challenge। तो मंगोल इतना बड़े संख्या में आए थे, इतने बड़े संख्या में आए थे कि इन दोनों का रोंगटा खड़ा हो गया था। रोंगटा खड़ा होने का मतलब ये था कि इन दोनों ने मिल के अपना पूरा आर्मी दिल्ली में क्या कर दिया, लगा दिया कि भाई देखो मंगोल वाला क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, तो आपको क्या करना है, पूरी तरीके से उसको रोकना है ना। तो इसके लिए क्या था, एक चैलेंज के रूप में था। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब मंगोल वाले लोग पूरी तरीके से कब्जा करने पे तुले हुए थे दिल्ली के ऊपर। तो दिल्ली के उस समय पर जो सुल्तान थे हमारे मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, उन लोगों ने अपने आर्मी से कहा कि देखो अपने आप को क्या कर लो, तैनात कर लो, और यहाँ पे किसी भी प्रकार से मंगोल लोगों को घुसने मत देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, लेट अस सी हाउ दी टू सुल्तान्स डील्ड विथ दिस। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आखिर मंगोल वाला जब कब्जा करने वाला है तो इन दोनों ने क्या एक्शन लिया। ये तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे कि इन दोनों ने क्या एक्शन लिया। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी जानने को मिल जाएगा कि इन दोनों के रूल करने में क्या डिफरेंस था, यानी कि ये कैसे अपना शासन चलाता था अलाउद्दीन खिलजी, और मोहम्मद तुगलक अपना शासन कैसे चलाता था। तो दोनों के बारे में हमको ये भी जानने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।